हिमाचल सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी, हिमाचल सरकार में सीपीएस किशोरी लाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री होशियार सिंह जी, ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन जी, इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन जी, गोकुल पटेल जी, राजेश शर्मा जो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कुलदीप पठानिया जी जो चेयरमैन कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हैं, विक्रम शर्मा डिक्की जी, सुरेंद्र मनकोटिया जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नरदेव कंवर जी, जिनका नाम भूल गया, वो सभी सम्मानित देरा विधानसभा क्षेत्र के सभी युवा साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, 5 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और जनता का आशीर्वाद हिमाचल सरकार को मिला और पहली बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में निचले क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिला। मुख्यमंत्री का कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई जात नहीं होती, मुख्यमंत्री सभी जिलों का होता है, सभी लोगों का होता है। जब हमें ये सत्ता मिली, उस समय जो हमारे फाइनेंस के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि सरकार का अगले महीने का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने पूछा कि ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई है। आज तो हम सत्ता में आए, अगर गलती से दोबारा वो सत्ता में आ जाते तो वो कैसे पैसे का इंतजाम करते। उन्होंने कहा कि वो कर्जा लेकर इस राज्य के खर्चे को चलाते। मैंने उनसे ये पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूछा फिर रास्ता क्या है, कि कर्जा लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि इस प्रदेश को कब तक कर्जे के बोझ के तले हम दबाते रहेंगे। और हमें कर्जा लेना पड़ा, लेकिन मन में एक पीड़ा थी कि क्या हम कर्जे के सहारे सरकारें चलाते रहेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री बना हूं, कल और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या हिमाचल की जनता पर ये कर्ज का बोझ डालते रहेंगे। पता करने पर पता चला कि हिमाचल प्रदेश पर जिस दिन हमने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। और जितने भी हिमाचल निवासी है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या में, आप जितने भी सभागार में बैठे हैं, आप मत सोचिए कि हम पर कुछ नहीं है। आप पर भी 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है।
अब इन परिस्थितियों पर कैसे अमल किया जाए? हमने कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और देरा के इस क्षेत्र में मेरी ये पहली जनसभा है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, 3 महीने हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रात को 12-12, 1-1 बजे तक गरीब आदमी की आवाज को सुनते रहे। समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक सरकार की रोशनी कैसे पहुंचे, हमने मेहनत की और मैंने अपने जीवन का पहला बजट पेश किया। 40 साल से जो बजट बनता आ रहा था, हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित किया और योजनाबद्ध तरीके से उस बजट को खर्च करने के लिए हमने नियम बनाए। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम विकास में महत्वपूर्ण योगदान ना करें। विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हम वो प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने वादा किया था कि इस हिमाचल में विकास की गाथा सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने लिखी है। इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के पेन से किसी स्कूल का निर्माण हुआ है, योजनाएं बनकर इस बस स्टैंड का निर्माण हुआ है और ये वादा हमने पहली कैबिनेट में पूरा किया कि जितने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी व अधिकारी है, कितना भी कष्ट आ जाए, हम उनको सामाजिक सुरक्षा और मानवीय संवेदना के तहत ओल्ड पेंशन देंगे। और हमने ओल्ड पेंशन दी। हम पर उंगली उठाते रहे कि अब ये एसओपी नहीं बना। हमने दृढ़ निश्चय किया हुआ था और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया है। इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण है। आज बच्चे परिवारों के साथ बहुत कम रहते हैं। जो सरकार में रोजगार प्राप्त करके जब बुढ़ापे में जाएगा, इकट्ठा पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन उसको अगर सरकार की तरफ से ये अश्योर्ड होगा कि हर महीने मुझे पेंशन के रूप में कुछ धन मिलेगा, वो अपने जीवन के अंतिम वर्ष सुख से बिता सकता है। ये हमने क्यों किया? ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वही अधिकारी है, वही कर्मचारी है, वही डिप्टी कमिश्नर है, हमने कोई बदलाव नहीं किया। हमने कहा हम कर्मचारी अधिकारियों के बदलाव के लिए नहीं आए हैं, हमें उनसे काम लेना है और जो जनता के हित में जो अधिकारी काम करेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके पीछे खड़े होगी। जितने भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कारपोरेशन में लगे हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड के हों, मैं उनको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम आपको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे के तहत लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा पहला वादा था। दूसरा, हमने कहा हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी प्यारी बेटियां जब कॉलेज में जाती है तो उनको हम 1500 रुपए प्रति माह देंगे।
पहले चरण में ये हमारे वादे 5 साल के लिए है। पहले चरण में हमने 2,31,000 महिलाएं, वो आप जो गरीब है उनको 1,500 रुपए देने का प्रावधान इस बजट में किया, जिस पर 461 करोड़ रुपया खर्च आएंगे। दूसरे चरण में मैं स्पीति गया, हिमाचल दिवस वहां मनाया। 75 साल में कोई मुख्यमंत्री उस दुर्गम क्षेत्र में गया जो चीन से सटा हुआ बॉर्डर था। वहां मैंने अपनी माताओं बहनों को कहा कि आपको इस जून के अंतिम सप्ताह से 1,500 रुपया मासिक पेंशन दूसरे चरण में सभी को, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, सभी को हम 1,500 रुपया देने की शुरुआत करेंगे। अभी इसके 5-6 चरण आने हैं। जो बेटियां अभी आने वाले 2-3 साल में 18 साल की होगी, हम उन्हें 1,500 रुपया उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए देंगे। ये हमारी दूसरी गारंटी थी। बदलाव निरंतर होते रहते हैं, लेकिन बदलाव वो होना चाहिए जिससे आप में, आपके जीवन जीने में, आपके रहन सहन में बदलाव आए। हमारी सरकार ने प्रयास किया, गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें कैसे क्वालिटी एजुकेशन को सुधारा जाए, और हमने प्रयास में हम सफल हुए। और हम एक ब्लॉक जिसके इर्द गिर्द 3-4 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल आते हैं उनकी संख्या को गिना गया और कहा गया कि बेस्ट स्कूल बनाना है। 100 कनाल जगह देखी गई और जहां भी 100 कनाल जगह होगी वहां गवर्नमेंट स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे वो सब पढ़ेंगे। क्या है ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल? बच्चों में ये हीन भावना ना रहे कि ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, ये टाई लगाकर जाता है। दूसरा किसी गांव के स्कूल में पढ़ता बच्चा, ग्रामीण माँ बाप का बच्चा, वो ये महसूस करता है। हमने उनके लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा में पहले चरण में एक खोलने की शुरुआत कर दी है। हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने अभी कांगड़ा में 6 साइट्स की है। कितने में एक स्कूल बनेगा? प्री नर्सरी से लेकर पहला जो चरण होगा वो प्राइमरी बच्चों का होगा, 100 करनाल में होगा। और प्राइमरी बच्चों का जो स्कूल होगा उसमें खेलने की सुविधा होगी और जहां पानी होगा वहां स्विमिंग पूल की भी सुविधा होगी। वहां क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी और 1,000 बच्चों के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। हुशियार सिंह जी वैसे गाड़ी में चर्चा कर रहे थे, राजेश जी भी बैठे हुए थे। हुशियार सिंह जी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में हमने जगह कर दी है, अगर आपके क्षेत्र में भी 100 करनाल से ज्यादा जगह होगी तो वो भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तेरा में भी खोल दिया जाएगा। यही नहीं, आप देखते हैं हॉस्पिटल्स के कैसी हालत है, इसमें कैसे सुधार किया जाए। आप कैजुअलिटी में जाते हैं, एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े हुए होते हैं, साथ में रिश्तेदार बैठे होते हैं। ये कोई चंद दिनों में होने वाला नहीं है, लेकिन एक सोच इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई कि आने वाले 2 सालों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, जहां कैजुअलिटी में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, सीटी स्कैन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए हमने बजट का प्रावधान किया। युवाओं को कैसे रोजगार मिले? पिछले 5 साल से रोजगार के अवसर बंद है। हमने इस बार 30,000 नौकरियां देने की बात की है और आपने देखा होगा कि पिछली कैबिनेट में हमने 6,000 लेक्चरर और टीजीटी, आर्ट्स, नॉन मेडिकल सब लोगों के पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
ये सब चीजें आने वाले समय के लिए है। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जिस गति से हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस गति से हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, क्या होती है अर्थव्यवस्था, अगर घर में हर महीने 100 रुपया आता है तो आप 100 रुपए के बीच में खर्च करते हैं, अपना बिल बनाते हैं, गैस का सिलेंडर दे पैसे देने पौंदे, अनाज दे देने पौंदे। अगर 100 से ज्यादा खर्च करोगे तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। हम तो ओवरड्राफ्ट करके और आगे जा चुके हैं। हमारी हालात राज्य के ठीक नहीं है, लेकिन हमने प्रण किया है 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, ये बात मेरी याद है। हम योजनाओं में धन लगा रहे हैं। नारा था देरा कोई नहीं तेरा, यही नारा था ना। जब भी आते थे हम छोटे होते कि देरा कोई नहीं तेरा, देरा कोई नहीं तेरा नहीं, देरा मेरा। देरा क्षेत्र में जसवा प्रागपुर आता है, ज्वालामुखी आता है, देरा आता है, ज्वालिस का आधा भाग आता है। अब देरा मेरा, तो दिमाग में योजनाएं भी होगी। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि आप पहले चरण में 260 करोड़ रुपया इंटरनेशनल जू के लिए बनाइए। मुझे किसी ने नहीं कहा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसका काम कब शुरू होगा। 10 साल पहले भूमि पूजन हो चुका है। मैं गया, मैंने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उनकी धर्मपत्नी हिमाचल से है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। मैंने उनसे कहा कि देरा का शिलान्यास हो गया है, लेकिन 10 साल से काम नहीं लगा। और मैं वहां गया, सेक्रेटरी भारत सरकार से बात की, और मुझे खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करने के बाद और हिमाचल सरकार के सहयोग से आज देरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू हो चुका है। क्यों कुछ लोग मेरा उस यूनिवर्सिटी में पत्थर नहीं लगाना चाहते होंगे, लेकिन मैंने कहा कि पत्थर की कोई बात नहीं। 10 साल से पत्थर लगा, काम कोई शुरू नहीं हुआ। मेरा प्रयास तो इस देरा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है और उसमें मैं सफल हूं। अगले 1 महीने के अंदर जू के लिए हमने 60 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। उसकी स्वीकृति मिलेगी 3 साल बाद। होशियार सिंह जी 15 पंचायतें बोल रहे थे, जिस स्तर का ये जू बनने जा रहा है, जिस स्तर का जू बनने जा रहा है, तकरीबन 5000 युवा लोगों को यहां कार्य मिलेगा। ये 3 साल के भीतर बता रहा हूं। और भी अभी देरा में टूरिज्म की संभावनाएं कैसे बढ़ाई जाए। मेरी टूरिज्म के वाइल्ड लाइफ वालों की यहां ऑब्जेक्शन रहता था। हमारे विधायक भवानी पठानिया जी उसके मेंबर थे, उन्होंने मीटिंग कॉल की। हमने जो होशियार सिंह जी से भी बात की, रजेश जी से भी एक दिन बात हुई। हमने पौंड का वो डैम जहां हमने टूरिस्ट की हमने विलेज बनाना है, उसके लिए 70 करोड़ रुपया स्वीकृत किया।
ये 70 करोड़ रुपए में क्या चलेगा? श्रीनगर की डल झील में आपने शिकारा देखा है? वो शिकारा लेके होशियार सिंह जी आगे है। यही नहीं, युवा भी शिकारे के लिए हम उसमें उनको अनुदान देंगे। याट चलेगी, जो गोवा जाते हैं ना, क्रूज में बैठते हैं, उस प्रकार की याट चलेगी। यही नहीं, हॉट बैलून आने वाले समय में जो टूरिस्ट होगा, एक हॉट बैलून होता है, एक बड़ा सा होता है, उसके लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग तो छोटी चीज है, लेकिन फ्लोटिंग, उसमें होटल बनेगा। इन सब चीजों को आपके रोजगार के साधन से जोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, आम आदमी की आय कैसे बढ़े, गरीब आदमी कैसे आगे आए। हमारा बजट कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि सब अपने से देखते हैं, पर सब लोगों से जुड़े हुए बजट को भी देखना चाहिए। गरीब मां बाप का बच्चा जो अभी एम्स में सिलेक्ट हो जाए या पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, ITI ये करना चाहता है, हमारी सरकार ने किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, अगर 1 लाख रुपया उसकी फीस है, हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, हमारी सरकार ने उन गरीब बच्चों को 1% की ब्याज के दर पर उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार के द्वारा उस परिवार को उपलब्ध करवाएगी। ये ऐसे नहीं, ये इसलिए नहीं है, कोई अगर डॉक्टर बनता तो उसकी फीस 1 लाख रुपया होती है। गरीब माँ बाप का बेटा या बेटी जब डॉक्टर बन के जाती है, हालात कई बार परिवार के ऐसे होते हैं कि 1 लाख रुपया भी नहीं दे सकते। हमने प्रावधान किया कि जैसे ही उसकी डॉक्टर में एडमिशन होगी, प्रिंसिपल उसकी एडमिशन का एडमिट कार्ड देगा और पैसा उसके अकाउंट में लोन के रूप में चला जाएगा। ये हमारी सरकार आप लोगों के लिए कर रही है। विधवाएं, गरीब विधवाएं, उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया है। हमने कहा जो गरीब विधवाएं होंगी उनको 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए इस साल पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हमने बजट में प्रावधान किया है। हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी ने बोलना था, लेकिन हमारी चिट आ रही है कि यहां से मेरा कल नीति आयोग में मीटिंग है। एक और योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ला रहे हैं। हमने गांव देखा है, गांव का परिवेश देखा है। हमने देखा कि भैंस किस तरह पाली जाती है, दूध किया दुहा जाता, गाय भी देखी है। हमने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती, किसान की आय तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसको आर्थिक तौर पर मजबूत ना किया जाए। इस दृष्टि से हमने आने वाले समय में, आने वाले 2 या 3 वर्षों में जो गाय का, हमने कहा कि एक परिवार से जो भी गाय का दूध हम सरकार खरीदेगी, 10 किलो दूध सरकार खरीदेगी, और दूध का मूल्य क्या होगा, भैंस का भी 10 किलो दूध एक परिवार से खरीदेगी। गाय के दूध का मूल्य सरकार द्वारा जो खरीदा जाएगा वो 80 रुपए किलो होगा। भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपया होगा। और ये योजना आने वाले समय में शुरू की जाएगी। सिर्फ खरीदा 10 ही किलो जाएगा, ताकि उसको भैंस का दूध जिसके पास है 100 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया उसको हर महीने का मिले। गाय के दूध के हिसाब से 24,000 रुपया हर महीने मिले। और वो जो गोबर करेगी वो भी सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। इस प्रकार की योजना
हमारी सरकार आप गरीब किसान के लिए लेकर आई है। 6,000 बच्चे अनाथ है, मां को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं। कोई अपने रिश्तेदार के पास रहता है, कोई अनाथ आश्रम में रहता है। उसके दिल की भावना को कौन समझेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपरा थी कि वो हमारा एक रिवाज है कि सचिवालय में अधिकारी उनका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बालिका आश्रम किया। उन बालिकाओं के पास, उन बेटियों के पास जहां जिनकी ना माता है ना पिता है, मैंने उनसे सीखा। और उसके सीखने के बाद मैंने अपने दिमाग में योजना बनाई और उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया कि उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, का दर्जा दिया। आपके यहां भी कोई अनाथ बच्चा होगा, अब सारा खर्चा उसका 0 साल से लेकर 27 साल तक सरकार उठाएगी। 27 वर्ष तक खर्चा क्या, 18 साल के बाद वो अगर वो पढ़ाई करता है तो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। अगर वो हॉस्टल में रहता है उसके हॉस्टल का खर्चा पूरा सरकार देगी। चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, पीएचडी करता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है, किसी प्रकार की भी पढ़ाई करता है, सारा खर्चा सरकार देगी। रहने का भी, खाने का भी, पढ़ने का भी, और कपड़े जो सर्दी में कौन से कपड़े पहनेगा, गर्मी में कौन से कपड़े पहनेगा, उसका भी खर्चा सरकार देगी। फिर अब हमारे बच्चे तो मांग लेते हैं कि जेब खर्चा दीजिए, लड़ लेते हैं, माता भी देती है, पिता भी देता है। उन जिनके माता नहीं पिता नहीं तो उनको खर्चा कौन देगा, वो किससे मांगेंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया कि 4,000 रुपया प्रत्येक बच्चे को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा हर महीने हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। यही नहीं, इन बच्चों की आवाज नहीं है, ये तो आपके सारे के सारे पढ़ना चाहते थे, हमने उनको अधिकार दे दिया, कानूनी अधिकार दे दिया। फिर घूमने के लिए कि कहा हम अपने बच्चों को सर्दी में घूमने ले जाते हैं, कहीं माता के मंदिर में ले जाते हैं, कोई गोवा ले जाता है, कोई केरला ले जाता है। हमने ये किया कि इनको भी घूमने की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी और बाई ईयर उपलब्ध करवाएगी और रहने की 3 स्टार की सुविधा भी सरकार देगी। ये हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि आने वाले 5 वर्षों में हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। इस दिशा से हमारी सरकार काम कर रही है। चुनौतियां हैं, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं और चुनौतियों का सामना करके ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में तो चुनौतियां हमेशा आती रही है, चाहे छात्र जीवन रहा, चाहे युवा जीवन रहा, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे। इसीलिए मुझे विश्वास है, अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का लगाव रहा, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। अब साथ में समय भी हो रहा है और होशियार सिंह जी की कागजों पर जो ये है, ये सब चल रहा है। और यार राजेश जी भी खड़े हैं, दोनों एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दबाव बहुत है। इन्होंने जो न्यू बस रूट्स की बात की है, इसमें से 4-5 बस इनके साथ बैठकर हम यहां से इस बस स्टैंड से चलाएंगे, इनके साथ चर्चा करके जाएंगे। कर दो सर, कर दो सर, जेन्युइन है सर। ये तो हो गए 5 बस रूट यहां से चल पड़ेंगे जो आप बोलेंगे। बहुत बढ़िया। बीडीओ ऑफिस, जो बीडीओ ऑफिस की बात की है वो थोड़ी आर्थिक तंगाली है हमारी, रीऑर्गेनाइजेशन की बात है। आने वाले नवंबर दिसंबर में इसकी रीऑर्गेनाइजेशन कर दी जाएगी ताकि हमारे पास कुछ पैसा आए और इसमें यहां से एक अलग से बीडीओ ऑफिस बनाकर आप लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा।
सीट्स की बात है 30 to 60 सीट्स गलियारा कॉलेज में, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इन्होंने बात की थी, मूल की, हाँ जी, अब इन्होंने लिख दिए 2 है। तो दोनों है सर। अभी एक भी ये नवंबर दिसंबर में यहाँ के लोगों को मिल जाएगा। और जो सीट्स बढ़ाने की बात है इस सेशन में, मैं इनसे बात करके आगे कैसे सीट बढ़ानी है और कैसे टीचर का करना है। मैं चाहता हूं कि एमएससी में लोग बच्चे पढ़े, और जो न्यू कोर्स स्टार्ट करना है मैथ का, उसको भी कर दिया जाएगा। सर ये बड़ा जरूरी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। हाँ, अगर आपके पास जगह है, बहुत जगह है सर। आपके पास जगह है, तो यहाँ एक इंडोर स्टेडियम विद स्विमिंग पूल के साथ खोल दिया जाएगा। बाकी छोटी छोटी डिमांडें इनके साथ बैठ के मैं कर दूंगा मैं आपका। करना है सर, बोल दो ना आप, बाकी सारी करेंगे। बाकी जो है उस पर सारी पर गौर करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, कर देंगे सर, कर दे। नहीं गौर नहीं करेंगे ऐसा मैं इसमें आगे आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा, और कुछ इसमें से जो मांगे हैं, जो आपने मुझे गाड़ी में कहा, उनको पूरा कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी सेंटर हम देरा के लोगों को, देरा कोई एक स्टेशन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत कुछ हमारे दिमाग में है, आपकी ताकत हमको हमेशा मदद के लिए चाहिए। अगर आप ताकत देंगे, आपके देरा की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।